वहाँ अचानक अफरा तफरी मच गई और परिवार के लोग कहने लगे कि उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा। तभी उनके पिता ने बोला कि उन्हें हिंदुस्तान जाना पड़ेगा, लेकिन वह पेशावर पहुंचे थे कि उन्हें एक ट्रेन में बैठा दिया गया और उस ट्रेन में अगले दिन 11 जनवरी को कत्लेआम शुरू हो गया। मतलब लाशों के ढेर लगने शुरू हो गए ट्रेन में, हर तरफ जिधर देखो उधर लाश। नमस्कार दोस्तों, हंसराज ब्रिज की उम्र लगभग 83 साल हो चुकी है। थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, याददाश्त भी थोड़ी कमजोर हो चली है, लेकिन वह लगभग 71 साल पहले की बात आज तक नहीं भूल पाए। 10 जनवरी 1948 भारत की आजादी के सिर्फ 4 मंथ ही हुए थे। उसी समय हंसराज ब्रिज उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में रहते थे, जो अब पाकिस्तान में है। बनू जिला में रहते थे। वहाँ अचानक अफरा तफरी मच गई और परिवार के लोग कहने लगे कि उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा। तभी उनके पिता ने बोला कि उन्हें हिंदुस्तान जाना पड़ेगा, लेकिन वह पेशावर पहुंचे थे कि उन्हें एक ट्रेन में बैठा दिया गया और उस ट्रेन में अगले दिन 11 जनवरी को कत्लेआम शुरू हो गया। मतलब लाशों के ढेर लगने शुरू हो गए ट्रेन में, हर तरफ जिधर देखो उधर लाशों के ढेर ही नजर आने लगे। उनके बुआ के बेटे को भी किसी ने गोली मार दिया, लेकिन वह और उनका परिवार ट्रेन में छुपकर जैसे तैसे वहां से निकल गए और एक कैंप में पहुंचे जो राजधानी दिल्ली में फरीदाबाद में लगा हुआ था। देखते ही देखते वहां एक शहर बन गया। फरीदाबाद यूं तो जहांगीर के समय का था, लेकिन जब आज़ादी हुई और 2 देशों का बंटवारा हुआ तब ये पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को बसाने के लिए इसी खाली जगह का इस्तेमाल किया गया, जिसे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया न्यू इंडस्ट्रियल टाउन NIT फरीदाबाद। यह अनुमान लगाया कि लगभग 80 लाख लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उजड़कर, जिसमें से 80,000 लोग उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के थे। इनमें से लगभग 30,000 लोगों को पहले कुरुक्षेत्र, उसके बाद राजधानी दिल्ली से कुछ ही दूरी पर बसे फरीदाबाद शहर में ले जाया गया, जो उस समय पंजाब की तहसील थी, जो अब हरियाणा में है। उसी के रिफ्यूजी कैंप में ठहराया गया सभी को। खुद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस कैंप की देखरेख करते थे, क्योंकि जो लोग आए थे सीमा प्रांत से वो लोग खान अब्दुल गफ्फार खां के अनुयायी थे। अब्दुल गफ्फार को सीमांत फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के काफी करीबी दोस्त थे। जब वो कॉलेज में थे तब वो भारत छोड़ो आंदोलन में एक साथ हिस्सा लिए थे। आजादी के बाद विस्थापितों के पुनर्वास में अपनी भागीदारी निभाने वाले LC जैन ने द सिटी ऑफ होप द फरीदाबाद स्टोर किताब में फरीदाबाद कई मामलों में देश के लिए एक मिसाल बन गया। सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन वो लोग सरकार की खैरियत करने के बजाय उनसे कहा कि वो लोग मजदूरी करेंगे और खुद अपना शहर बनाएंगे। सोचिए, वैसा ही नहीं है जैसा 2006 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में मनरेगा में हुआ था। मनरेगा में लोगों को अपने गांव व आसपास के इलाकों को विकसित करने का मौका दिया जाता है। हालांकि नेहरू पीडब्ल्यूडी से अपना नया शहर बनवाना चाहते थे, लेकिन तब तक सहकारिता आंदोलन में सरकारी जमा पहनाने के लिए इंडियन कॉर्पोरेटिव यूनियन ICU का गठन हो चुका था और कमला देवी चट्टोपाध्याय को अध्यक्ष बनाया गया। ICU ने पेशकश की कि ICU के माध्यम से नए शहर का निर्माण किया जाएगा, जिसे नेहरू ने मंजूरी दे दी। नेहरू जी फरीदाबाद को लेकर बेहद संजीदा थे। उन्होंने पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा 17 अप्रैल 1949 को। शायद आपको पता होगा कि दिल्ली से 15 मील की दूरी पर फरीदाबाद शहर है, जहां एक रिफ्यूजिंग कैंप है, जिसे हटाकर अब टाउनशिप बनाने की योजना है, लेकिन काम धीरे चल रही है। मैं चाहता हूँ कि इस काम के करने के लिए पंजाब भी इसमें शामिल हो। पैसा केंद्र देगा। काम जल्दी पूरा कराने के लिए फौज को भी शामिल किया जाए, ताकि वो कैंप के अलावा और भी सब बना सके। दिल्ली से नजदीक होने की वजह से सारा काम दिल्ली से हैंडल किया जाएगा। 25 मई 1949 को कैबिनेट बैठक बुलाया गया, जिसमें फरीदाबाद शहर को मंजूरी दे दी गई। इस मंजूरी के बाद 10 जून 1949 को फरीदाबाद विकास बोर्ड का गठन कर दिया गया। बोर्ड का अध्यक्ष राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। खुद नेहरू इसके आमंत्रित सदस्य थे। बोर्ड के मुख्य प्रशासन के तौर पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सुधीर घोष को नियुक्त किया, क्योंकि वह महात्मा गांधी के बेहद करीबी थे और ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के बीच संवाद बैठाने का काम करते थे। आजादी के बाद देश का पहला शहर कैसा होना चाहिए, ये नेहरू के अन्य पत्र में भी दिखती है। 12 मई 1949 की इस पत्र का जिक्र भी LC जैन की किताब में है। नेहरू के सामने 2 सवाल थे। पहला, टाउन की प्लानिंग। दूसरा, टाउन कितने लोगों के लिए बनाना चाहिए। प्लानिंग विभाग को यह ध्यान में रखना होगा कि वहाँ सिर्फ घर ही न हो, बल्कि खाली मैदान भी हो, जैसे वहाँ पे बच्चे खेल सके और विकसित हो सके, और खाली स्पेस भी हो।
साथ ही स्कूल मार्केट के लिए जगह भी होनी चाहिए, क्योंकि यह भारत के आजादी का पहला शहर बनने वाला था। इसलिए यह जानना भी जरूरी था कि नेहरू क्या सोचते हैं उद्योगों के बारे में। उन्होंने लिखा, टाउनशिप में कैसे छोटे बड़े दोनों उद्योग लगाए जा सके। अगर यह काम ध्यानपूर्वक प्लान नहीं किया गया तो वर्कर्स को रहने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी और वहाँ असलम बस्तियां पनप जाएगी। बड़े बड़े उद्योग बुरे नहीं होते, लेकिन उन्हें अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे अपने वर्कर्स के लिए क्वार्टर बनाएंगे, जैसे यूरोप में बने होते हैं। रिफ्यूजी कैंप का प्रशासन फौज के पास था, यह विस्थापितों को अखर रहा था। उसके बाद उन्होंने अपने नेताओं से बात करनी शुरू की। यह बात पंडित नेहरू को भी पता चली। उसके बाद उन्होंने एक सलाहकार समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष साला सुखराम को बना दिया गया। उनके 81 वर्षीय पुत्र जमनलाल उन्हें याद करते हैं। समिति में 11 सदस्य का चुनाव किया गया। यह देश की आजादी के बाद पहला चुनाव होने वाला था। फिर कहते हैं कि सारी तैयारियां होने के बाद 17 अक्टूबर 1949 को न्यू टाउन के निर्माण के साथ साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लोगों से कहा गया कि वो अपनी क्षमता के अनुसार सरकारी संस्थाएं बनाए। 7 लोगों ने मिलकर एक संस्था बनाया और इंडियन कॉर्पोरेटिव यूनियन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। उन सरकारी संस्थाओं को ठेका देना शुरू किया गया। यह सरकारी संस्थाएं काम करने वाले मजदूरों को प्रतिदिन 1.5 रुपए मजदूरी देते थे। फरीदाबाद में रहने वाले कथाकार ज्योति संघ बताते हैं कि नेहरू को फरीदाबाद में इतना इंटरेस्ट था कि वो 24 बैठकों में से 21 में भाग लिए थे। शहर में 233 वर्ग गज में 5196 मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इसके लिए 5 करोड़ रुपए की जरूरत थी, इसलिए आवंटित किया गया। लेकिन लोग खुद अपने शहर का निर्माण कर रहे थे, इसलिए 4.64 करोड़ रुपए की ही काम हुआ। बाकी पैसा सरकार को वापस कर दिया गया। प्रत्येक मकान की कीमत 1800 रुपए रखी गई। लोगों को कहा गया कि 14 रुपए 11 आने की मासिक वेतन से वो पैसा लौटाए। शहर को 5 सेक्टर में बांटा गया। इन्हें नेब्रूज NH कहा गया। NH को सरकारी कार्यालयों और उनके कर्मचारियों के लिए छोड़ दिया गया। शहर के कुछ दूरी पर एक पावर हाउस बनाया गया। 20 मील की सड़कें बनाई गई। इसके अलावा 8 बड़े बड़े स्कूल, वाटर वर्क्स और अस्पताल भी बनाया गया। ड्रेनेज सिस्टम, एक सिनेमा घर, एक इंडस्ट्रियल प्लांट भी बनाया गया। और ये सारा काम 2.5 साल में पूरा हो गया था। देखते ही देखते फरीदाबाद औद्योगिक नगर के रूप में भारत ही नहीं बल्कि विदेश